सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। मैं पवन आचार्य आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं नेशनल करियर एकेडमी एनसीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। और बेटा आज की क्लास में अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी 12th क्लास चैप्टर नंबर 2। लास्ट वीडियो के अंदर आपने चैप्टर 1 को आपने समझा और उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सब अपन ने करी है। जिन बच्चों की तैयारी बहुत शानदार है और बहुत अच्छे से वो अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं उनके लिए ये जो क्लासेस है वो एक प्रकार से रामबाण औषधि के रूप में काम करेगा और वो अपनी तैयारी को बहुत शानदार कर सकते हैं। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे सेकंड चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। वैसे तो इसको अपन विस्तृत रूप से पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से, पर इस क्लास के अंदर अपन जो मेन पॉइंट्स हैं उनको समझते हुए और कवर करते हुए रहेंगे। जिस बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत और अच्छी उस तैयारी को अच्छे करवा पाएगा। और जो पहली बार या बहुत कम टाइम पहले नहीं पढ़ा है चैप्टर या ऐसा कुछ, वो भी अगर उसको ध्यान से सुनेगा तो उसको ये बातें समझ में आएगी और उसको एक बार बुक से अपने नोट से वापस पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो चैप्टर है अपने पास में बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, जो कि 6 नंबर लेके आएगा। आपके कितने नंबर कवर करेगा? ये 6 मार्क्स जो है वो कवर करेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, 6 नंबर कवर करता है ये। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें, इसको डिफाइन करें की बात करें तो क्या मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी का। देखिए, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, इन सभी का उपयोग करते हुए, यूज करते हुए ऐसे प्रोडक्ट बनाना है ताकि ह्यूमन के काम आ सके, मानव के काम आ सके, उसी को अपन क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। साथ में यहाँ पर बायोलॉजी के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका भी उपयोग अपन इस प्रकार से करेंगे ताकि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाया जाए जो ह्यूमन के काम आ सके, उसी को अपन क्या कह देंगे? बायोटेक्नोलॉजी कह देंगे। सबसे पहले अगर इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज प्लांट्स के पर्पज में किया जा रहा है तो उसको अपन क्या कह देंगे? प्लांट बायोटेक्नोलॉजी नाम दिया जाएगा। क्या पूछ लें आपसे कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? कि व्हेन द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द इंप्रूवमेंट ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर इसके कुछ इतिहास की बात करें। इसका काफी पुराना इतिहास रहा हुआ है, ये कोई आज के सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि पहले के जमाने में क्या होता था? दूध से दही बनाना। अब दूध से दही बनाते समय अपन थोड़ी सी मात्रा में जामन या स्टार्टर डालते हैं। अब जामन या स्टार्टर क्या होता है? ये अच्छे बैक्टीरिया का ग्रुप होता है। अच्छा, बैक्टीरिया इन द सेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग हुआ और ऐसे पदार्थ बने जो दही किसके काम आ रहे हैं? अपन खा रहे हैं आराम से। ठीक है, उसी प्रकार से इंसुलिन का निर्माण करने के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया का उपयोग किया गया। जैसे कि सिरका बनाना, विनेगर जिसको अपन कहते हैं, शराब बनाना, इन सभी बनाने में किसका यूज होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर 2-4 साइंटिस्ट आते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना। जैसे पॉलबर्ग है ना, पॉलबर्ग ने क्या किया था? नंबर 1। नंबर 2, पीसीआर की खोज किसने की थी? कैरी मूलिस ने की थी 1983 के अंदर, है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। यहाँ पर एक वर्ड आया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये क्या होता है ना। यहाँ पर एक वर्ड है यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हिंदी में कहते हैं इसको पुनर्योगज डीएनए। पुनर्योगज डीएनए क्या होता है? जब अपना जो डेजरेबल डीएनए होता है, यहां पर एक वर्ड बार बार घूमेगा, डेजरेबल डीएनए यानी कि वांछित डीएनए क्या होता है? देखिए, किसी भी कैरेक्टर को पैदा करवाने के लिए यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को कोई न कोई जीन जरूर कंट्रोल करता है। ये चीज मैं बार बार बोलता हूं। अगर कोई आदमी लंबा है तो मतलब उसमें लंबाई का जीन एक्टिव है। कोई आदमी ड्वार्फ बोना है तो उसमें बोने वाला जीन एक्टिव है। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा होशियार है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मतलब उसके पास इंटेलिजेंट वाला जीन एक्टिव है। अच्छा, वो जीन कहाँ रहेगा? डीएनए के पास में। तो अगर वो डीएनए अपने को मिल जाए, वो वांछित डीएनए मिल जाए, तो अपन उस डीएनए को टेक्नोलॉजी के द्वारा सामने वाले प्लांट में ट्रांसफर कराएंगे और वो जो गुण है वो उसमें आने लग जाएगा। जैसे बात करें इंसुलिन बनाने वाले जीन को, यानी कि इंसुलिन बनाने वाले जीन के डीएनए के टुकड़े को ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ जोड़ा। अच्छा, प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा डीएनए, पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा डीएनए का टुकड़ा होता है जो कि बैक्टीरिया से निकाला जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अपना वांछित डीएनए का टुकड़ा होगा उसको और साथ में आपका जो प्लाज्मिड है उसको जोड़ के नया डीएनए बनाएंगे। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि 2 डीएनए के टुकड़े जुड़ के नया डीएनए बनेगा? यस, जब 2 डीएनए के टुकड़े अलग अलग सोर्सेस से जो प्राप्त होकर नया डीएनए बनाया जाएगा उसी को अपन क्या बोलते हैं? पुनर्योगज डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ठीक है,
चलिए फिर यहाँ पर वर्ड आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ध्यान रखना ये जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट होता है, जिसके अंदर क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से, एक जीव से जीन को निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। नंबर 1। नंबर 2, कितने चरण, ये कितने स्टेप्स में पूरा होता है बेटा, तो ये 4 स्टेप में पूरा होता है। कितने स्टेप में, 4 स्टेप में। 4 स्टेप पूरा करने से पहले अपने को किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या यहाँ पर संसाधन है, संसाधन यानी कि रिसोर्सेज। कहने का मतलब अपने को मटर पनीर की सब्जी बनानी है, तो मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए अपने को क्या क्या सामान चाहिए, पहले सामान लेके आएंगे तभी तो मटर पनीर की सब्जी बनेगी, यस और नो, ठीक है। तो अपन को क्या क्या चीजें चाहिए, संसाधन। नंबर 1, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या प्रतिबंध एंजाइम। सबसे पहले अपने को 4 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए प्रतिबंध एंजाइम, ठीक है, जिसको अपन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कह रहे हैं। नंबर 2, वाहक यानी कि वेक्टर चाहिए अपने को। नंबर 3, डीएनए लाइगेज एंजाइम, है ना, लाइगेज एंजाइम। नंबर 4, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये अपने को 4 चीजें चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले प्रतिबंध एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये 2 प्रकार के होते हैं भाई साहब, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। अगर डीएनए को बाहर के सिरों से कट करना हो तो कौन काम आएगा, एक्सोन्यूक्लियस, और अगर डीएनए को अंदर के सिरों से कट करना काम कौन काम आएगा, एंडोन्यूक्लियस काम आएगा। और ये एंडोन्यूक्लियस हर कहीं नहीं काटता है, जहां काटता है वहां पर विशेष जगह होनी चाहिए, विशेष स्थान होना चाहिए, स्पेसिफिक साइट होना चाहिए, उसी को अपन पैलेंड्रोमिक साइट यानी कि अभिज्ञान सतह कहते हैं, ठीक है। तो अधिकतर जो सेकंड वाली कैंची है, कैंची के रूप में काम आएगा ना, क्योंकि अपन को काटना पड़ेगा, तो कैंची के रूप में कौन काम आता है, अधिकतर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम आता है। इसको अपन आणविक कैंची यानी कि मोलिकुलर सीजर के नाम से भी अपन जानते हैं। नंबर 2, वाहक, वाहक के रूप में कौन काम आता है बेटा, प्लाज्मिड काम आता है। जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होता है वो काम आएगा, जैसे पीबीआर 322, अच्छे से डायग्राम याद करके जाना, पीबीआर 322 का डायग्राम पूछेगा, 100% पूछेगा, ठीक है। फिर आता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना, क्योंकि आपको पता है आपने जो आपका जो डेजरेबल डीएनए, वांछित डीएनए, उसको काटा, दूसरे प्लाज्मिड के साथ जोड़ोगे तो जोड़ो किससे, कोई फेविकोल तो होना चाहिए ना, तो फेविकोल का नाम क्या है यहाँ पर, डीएनए लाइगेज, जोड़ने वाला है। इसकी खोज किसने की थी, मार्टिन गैलेट ने की थी, याद रखना, लिख रखा है इस बुक में, आपको पढ़ के जाना, मार्टिन गैलेट नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। फिर इस डीएनए लाइगेज के बाद जोड़ने के बाद, क्योंकि 2 डीएनए के टुकड़े जुड़ चुके हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो एक ही है, इसकी बहुत सारी कॉपी बनानी हो तो कौन सा एंजाइम काम लेते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम में ले लेंगे, ठीक है सर, ठीक है। अब आते हैं चरण पर। ये तो अपन ने वो सामान लेके आगे मार्केट से, अब अपन बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चरण आता है, देखो। नंबर 1, वांछित डीएनए की प्राप्ति, वांछित यानी कि जो अपना डेजरेबल डीएनए पहले उसको ले। नंबर 2, वाहक की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ फैक्टर। नंबर 3, डीएनए लाइगेशन यानी कि लाइगेशन जोड़ेंगे अपन। और नंबर 4, पॉलीमरेज यानी कि उसको या तो वापस उसको ट्रांसफर कर दो उस डीएनए में, उस बैक्टीरिया में, या फिर उसकी कॉपी बनाओ। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। देखो, आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे करते हैं समझ लीजिए अच्छे से। सबसे पहले वांछित डीएनए, देखो ये बहुत सारा डीएनए पड़ा हुआ है यहाँ पर, इस बहुत सारे डीएनए में आपका जो वांछित डीएनए का टुकड़ा होगा, मान लो ये टुकड़ा है, ये आपको चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, बस इतना सा चाहिए, इतना सा चाहिए। आप कैंची लेके आए, कौन सी कैंची, आणविक कैंची, जिसको अपन ने क्या कहा था, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से आपने क्या किया, कट किया, कट करने पर कुछ ऐसा मिला मेरे को, ये ठीक है ना, कट करने पर कुछ ऐसा मिला, ये बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब नंबर 2, दूसरी स्टेप आती है वाहक की तैयारी यानी कि प्रिपरेशन ऑफ वेक्टर। तो ये रहा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर जो पड़ा हुआ है प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा डीएनए, इस प्लाज्मिड को बाहर निकालो भाई, ये प्लाज्मिड को बाहर निकाल दिया। अब ये भी इसमें, इस डीएनए के टुकड़े को इसमें जोड़ना है। जोड़े कैसे सर, ये तो पूरा है, जुड़ेगा कैसे, तो इसको भी काटो, क्योंकि इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, जिसको अपन ने जिस कैंची से इसको काटा था उसी कैंची से इसको काटेंगे। काटने पर कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ आधा टुकड़ा मिला, आधा टुकड़ा इसका, आधा टुकड़ा इसका, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। जोड़ने पर कुछ ये मिलेगा ऐसा, आधा डीएनए ये और आधा डीएनए अपने पास में किसका आ जाएगा, ये प्रकार से, ठीक है। तो आधा इसका, आधा इसका, तो ये 2 टुकड़े जुड़ रहे हैं डीएनए के, तो नया टुकड़ा जो कहलाएगा वो क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यस और नो, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, ये तो एक है, बहुत सारा लेना है, तो अपन यहाँ पर कौन सा एंजाइम जोड़ देंगे, डीएनए पॉलीमरेज, एक के बहुत सारी हो जाएगी। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, वापस इसी के अंदर डाल दो, जहां से निकाला था अपन ने, वापस उसी में ट्रांसफर कर दो,
इसकी एक खासियत होती है बैक्टीरिया की कि ये क्या करेगा, उसकी कॉपी बनाते रहेगा। अच्छा, सभी बैक्टीरिया नहीं होते हैं, बहुत कम, मैं बता दूं आपको, कुछ कुछ बैक्टीरिया ही ऐसा करते हैं, सब बैक्टीरिया नहीं करते। अगर आपको जंतुओं के अंदर, एनिमल्स के अंदर ट्रांसफर कराना है ना, तो आपको ई कोलाई बैक्टीरिया काम लेना है, ध्यान रखना। और अगर आपको प्लांट्स में करवाना है तो आपको फोन करना पड़ेगा, किसको फोन करना पड़ेगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, किसको करना पड़ेगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है। इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का जो प्लाज्मिड होता है उसको क्या नाम दिया यहाँ पर, टीआई प्लाज्मिड। और एक और आता है यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स, इसका जो प्लाज्मिड होगा उसका क्या नाम दे रखा है अपन ने, आरआई प्लाज्मिड। अधिकतर आपको कौन सा प्लाज्मिड काम लेना है, टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। अच्छा, ई कोलाई से कौन सा निकाल सकते हैं अपन, पीबीआर 322, ठीक है, पीबीआर 322 ये निकाल सकते हैं, ये निकाल के अपन ने तैयार कर दिया, ठीक है भाई साहब। तो ये प्रकार से अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर जेल विद्युत कण संचलन, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस मेथड क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। देखिए अभी अपन ने यहाँ पर समझाया था, ये देखा था अपन ने कि सर डीएनए के टुकड़े को अपन अलग अलग कर देंगे, काटा और अलग कर दिया। अलग कैसे किया, कुछ प्रोसेस होता होगा तब अलग हुआ होगा, ये तो है नहीं कि जाके उठा के लेके आ गए, ऐसा नहीं होता है ना, इसको अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए कौन सा मेथड काम आता है बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस मेथड काम आता है। इसमें क्या करते हैं, पहला पॉइंट तो ये कि क्या काम आता है, ये डेजरेबल डीएनए को अलग अलग करने के काम आता है। पहला पॉइंट कैसे काम करते हैं, मैंने बता रखा आपको एक क्लास के अंदर, इसके अंदर जो मशीन होती है, उस मशीन के अंदर आपके जो डीएनए के टुकड़े हैं वो पड़े हुए हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हैं। जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज किधर की ओर मूव करते हैं, एनोड की तरफ मूव करते हैं। ये पॉजिटिव किसका हो जाएगा, एनोड का। पर ये अपने हिसाब से नहीं जाते हैं, इनको जाने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, एक मीडियम चाहिए। मीडियम का नाम क्या है यहाँ पर, जेल एगारोस। क्या नाम है बेटा, जेल एगारोस। जेल एगारोस अपन डालेंगे तो ये मूव करेंगे इधर की तरफ, पर ये अपने को दिखाई नहीं दे रहे हैं। जाते हुए देखना चाहते हो, हाँ देखना चाहते हैं, तो अपन के अंदर क्या डाल देंगे, इसके अंदर ईटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड प्लस यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस अपन डालते हैं, जिससे अपने को ये जाते हुए दिखाई देंगे किस पट्टी के रूप में, यहाँ पर ऑरेंज कलर की पट्टी के रूप में, स्ट्रिप्स ऑफ ऑरेंज कलर के रूप में आपको दिखाई देंगे। फिर उसको आपको जेल एगारोस के द्वारा इसको कट कर लेना पट्टी के रूप में, ये अलग अलग पट्टी मिल जाएगी। ये आपका ये पट्टी जो मिल रही है वही क्या है, आपका डेजरेबल डीएनए मिल जाएगा। इस प्रकार से अपन ये पूरा प्रोसेस समझते हैं, इसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस मेथड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन पीसीआर, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पहले तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कि पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, बोल के बताएंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देने वाले अंकल कौन है, कैरी मुलिस, ध्यान रखना, कैरी मुलिस। कब दिया था, 1983, जब भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, तब ये डिस्कवर हुआ था पीसीआर। देने वाले अंकल ही। पीसीआर चालू करने से पहले ध्यान रखना, यहाँ पर दो चीजें मेरे को चाहिए, कौन कौन सी, नंबर 1 डीएनए प्राइमर, डीएनए प्राइमर, प्राइमर डीएनए चाहिए। इसके कितने सेट चाहिए बेटा, 2 सेट। और एक मेरे को चाहिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, हेलो, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये चाहिए मेरे को। और ये कहां से लेंगे, कौन सा बैक्टीरिया से लेंगे, इंपॉर्टेंट, 2 बार आपके बोर्ड में आ चुका है, थर्मस एक्विटस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, थर्मस एक्विटस बैक्टीरिया, जो कि एक प्रकार का ताप स्थायी यानी कि थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया होता है। इससे अपन को ये निकालना है कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो भाई डीएनए प्राइमर के 2 सेट। अच्छा, डीएनए प्राइमर क्या होता है, ये सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बनाए हुए डीएनए के टुकड़े होते हैं जो यहाँ पर काम लेते हैं। फिर आता है पीसीआर, कितने सेट, कितने चरण में पूरा होता है पीसीआर, 3 चरण में पूरा होता है। ये आपका डेजरेबल डीएनए जो कि 5 से 3 और 3 से 5 जाएगा। पहले इसको तोड़ो, तोड़ने को क्या कहते हैं यहाँ पर, विकृतीकरण यानी कि डीनेचुरेशन, ये तोड़ दिया अपन ने। फिर जो आपका जो एनिल, जो आपका प्राइमर का टुकड़ा है वो जोड़ेंगे अपन, जोड़ने को क्या कहते हैं, एनिलिंग, जोड़ने को क्या कहते हैं, एनिलिंग। और तीसरा खींचो, यानी कि ये जो प्राइमर है पूरा पूरा खींचेगा, पूरा पूरा रेप्लिकेशन होगा, तो रेप्लिकेशन होने पर कुछ ऐसे बनेगा, यानी कि 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8, ये बनता जाएगा। तो यहाँ पर 3 स्टेप काम आती है। पहली स्टेप का नाम क्या था यहाँ पर, पहले स्टेप का नाम क्या आया था यहाँ पर, विकृतीकरण यानी कि डीनेचुरेशन, तोड़ा। दूसरा स्टेप का नाम है एनिलिंग, जोड़ा। और तीसरी स्टेप का नाम है यहाँ पर प्रतिकृतीकरण यानी कि रेप्लिकेशन, है ना, खींचा। ठीक है, 3 स्टेप आती है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, रेप्लिकेशन। पहले तोड़ना है, जोड़ना है किसको, एनिलिंग
यानी कि प्राइमर के टुकड़े को, अब प्राइमर का टुकड़ा छोटा है, उसको खींचे को क्या कह देंगे अपन, रेप्लिकेशन यानी कि ठीक है। इस प्रकार से अपन ये काम करते हैं पीसीआर के फॉर्म में। चलिए इंपॉर्टेंट था। फिर आता है जीन स्थानांतरण की विधियां, मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर की बात करें अपन तो बेटा दो मेथड आता है यहाँ पर, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1, नंबर 2 डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मेथड यानी कि अप्रत्यक्ष की बात करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो डायरेक्ट में क्या होता है, जिसमें अपने को किसी वाहक या वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना वेक्टर के वाहक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जिसमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी उसमें रख देंगे। कितने मेथड आते हैं, नंबर 1 इलेक्ट्रोपोरेशन, नंबर 2 शॉटगन या बायोलिस्टिक, नंबर 3 माइक्रो इंजेक्शन, नंबर 4 लाइपोफेक्शन। देयर आर 4 मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर। इनडायरेक्ट जिसमें वाहक की आवश्यकता पड़ेगी, अपने को वेक्टर चाहिए होगा, इसमें नंबर 1 एग्रोबैक्टीरियम क्यूमिफेसेंस के द्वारा, नंबर 2 वायरस के द्वारा, बहुत सारे वायरस के वेक्टर भी होते हैं जैसे कि कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस CAMV, जैसे कि जेमिनी वायरस है ना, जैसे कि टोबैको मोजेक वायरस, जैसे कि ब्रोम मोजेक वायरस, इनका यूज ले लेंगे अपन। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोपोरेशन, जोर का झटका हाय जोरों से लगा है। यहां पर अपन क्या करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं, ये सेल है, इस सेल के अंदर ये आपका जो डेजरेबल डीएनए का टुकड़ा है वो अंदर जाना चाहता है, अंदर जाए कैसे, तो पूरा पैक है, तो अपन यहाँ पर क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लगाते हैं, झटका लगाते हैं। झटका लगाने से क्या होगा, इस सेल के अंदर बहुत सारे क्या बन जाते हैं, यहाँ पर छेद बन जाते हैं। ये जो छेद है वो अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है। इस छेद के अंदर ये जो डीएनए का टुकड़ा है अंदर एंटर कर जाएगा। बस यही तो अपन को चाहिए था, क्योंकि अपन ने किसी वेक्टर का यूज लिया ही नहीं, इस वजह से ये डायरेक्ट मेथड कहलाएगा। और फिर जाने के बाद में अच्छा ये जो छेद क्या सर हमेशा ऐसे ही रहेंगे, नहीं, कुछ टाइम बाद में ये भर जाते हैं, परमानेंट हो जाएंगे, और ये आपका डीएनए का टुकड़ा अंदर चला गया। इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रोपोरेशन। नंबर 2 मेथड आता है यहाँ पर, कौन सा, शॉटगन। शॉटगन के अंदर क्या होता है, जैसे गन के अंदर लोड करते हैं अपन, ठीक है, इस प्रकार से लोड हो जाएगा। यहाँ पर 2-3 वर्ड आएंगे, ये आएगी गैस एसिलेशन ट्यूब होती है, स्टॉपर डिस्क होती है, यहाँ पर बैरियर होगा, और ये आपका टारगेट प्लांट होगा। यहाँ पर ध्यान में रखेगा, जो आपका डेजरेबल डीएनए, जो जिस डीएनए को सामने टारगेट में भेजना है वो ऐसे नहीं जाएगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, गोल्ड या फिर टंगस्टन, गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल से उसको लेप करके फिर अपन उसको प्रेशर के साथ भेजते हैं, प्रेशर के साथ जाएगा और इस प्लांट के अंदर एंटर कर जाएगा। इसी को अपन शॉटगन या बायोलिस्टिक मेथड कहते हैं। तीसरा आता है माइक्रो इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है, जो अपना डेजरेबल डीएनए है उसको इंजेक्शन में भर के सामने वाले प्लांट की सेल के अंदर एंटर करवा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, लाइपोसक्शन। चौथा आता है माइक्रो इंजेक्शन, चौथा आएगा लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन के अंदर क्या करेंगे, जो डेजरेबल डीएनए है उसको लाइपोसोम के साथ ऐड करेंगे, जिसको अपन लाइपोफ्लेक्स कहते हैं। लाइपोफ्लेक्स जो है वो सेल के बाहर पड़ा रहेगा, सेल उसको अंदर की तरफ एंटर करवाएगी, ठीक है, और इस प्रकार से ये एंटर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये काम ले रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। एग्रोबैक्टीरियम के साथ संवर्धन, को कल्चर विद एग्रोबैक्टीरियम। देखिए एग्रोबैक्टीरियम के साथ कैसे होता है ये काम, तो आपको मैं बता दूं। एग्रोबैक्टीरियम के अंदर एक प्लाज्मिड होता है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। क्या नाम है, टीआई प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर मैं आपको बताऊं बेटा, जब आप इसी स्ट्रक्चर देखोगे प्रॉपर तरीके से, तो इस पूरे टीआई प्लाज्मिड का जो साइज होता है वो कितना होता है, 200 से 250 केबी। ध्यान रखना, ये पूछ लेता है कि द साइज ऑफ टीआई प्लाज्मिड इज 200 to 250 केबी, इसकी पूरी साइज है। इस टीआई प्लाज्मिड में यहाँ पर इस एक एरिया होता है, इस एरिया को अपन टीआई रीजन या टीआई फील्ड कहते हैं। ये टीआई क्षेत्र होता है जिसका आकार कितना होता है, केवल 23 केबी होता है, ध्यान में रखना, ओनली 23 केबी। पूरे का साइज तो कितना है, इतना, पर इतना सा एरिया का साइज कितना है, 23 केबी, ठीक है। इस टीआई रीजन के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर इसको अपन टीडीएनए नाम दे रहे हैं, ध्यान रख, क्या दे रहे हैं अपन, टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए। इस टीडीएनए की खास बात यह है कि अगर मैं इस पूरे प्लाज्मिड को बिना कोई चेंज किए अगर मैं प्लांट में डाल दूं, तो यह प्लांट के अंदर क्या पैदा करता है, ट्यूमर पैदा करता है, गांठें पैदा करता है, अर्बुद पैदा करता है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, टीआई। टीआई की फुल फॉर्म पता है क्या आपको, टीआई की फुल फॉर्म क्या है, ट्यूमर
इंड्यूसर, ट्यूमर को इंड्यूस करने वाला, पैदा करने वाला। क्योंकि इसकी खास बात, अगर मैं इसको बिना कोई चेंज किए डायरेक्ट प्लांट के अंदर रख देता हूं तो ये प्लांट में क्या पैदा करता है, गांठें पैदा करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ऐसे जीन हैं जो प्लांट्स में गांठें पैदा कर रहा है। इसके पास ऐसी 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 क्षमता है कि इसके पास जो भी जीन होगा वो सामने वाले प्लांट में ट्रांसफर कर देगा। क्योंकि अभी इसके पास कैसा जीन है, ट्यूमर पैदा करने वाला, तो ये क्या पैदा करवा रहा है वहां पर, ट्यूमर। इसी का यूज अपन करते हैं। अपन क्या करते हैं, जो अपने को प्लांट में पैदा करवाना है उस जीन को लेके आओ, यहां रखो, पर किसको हटा के, जो ट्यूमर बनाने वाला जीन है उसको हटा के अपने वाले जीन को रखो, और फिर वो अपने वाले जीन को उसमें ट्रांसफर करेगा। एग्जांपल, जैसे मान लो जिन प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जो जीन है, नाम निब जीन, याद रखना। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा जीन करता है, निब जीन करता है। तो निब जीन को आप लेके आओ और यहां पर इसको आपको अटैच करना है। अटैच कैसे करना अभी अपन ने समझा था, एक टुकड़ा लेंगे, उसके साथ अपन जोड़ेंगे, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के उस निब जीन को यहां जोड़ा, किसको हटा के, ट्यूमर पैदा करने वाले जीन को हटा के, फिर इस प्लाज्मिड को विथ कौन सा जीन, निब जीन, ट्रांसफर इन द प्लांट, प्लांट के अंदर ट्रांसफर करो। अब ये गांठ पैदा नहीं करेगा, अब ये क्या पैदा करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन पैदा करवाएगा। ये इसकी खास बात होती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बस इसी कॉन्सेप्ट का अपन पता लगाना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है। उससे पहले एक सीडीएनए लाइब्रेरी आती है, उसको पढ़ के जाना। सीडीएनए लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ भी नहीं है कि अपने को आरएनए से डीएनए बनाना है और एमआरएनए से डीएनए बनाना है, जिसमें दो एंजाइम अपन काम में लेंगे। एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम में लेना है और एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम लेना है। उसका यूज करते हुए अपन सीडीएनए लाइब्रेरी को संचालित करते हैं। फिर आता है एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है, 3-3 नंबर में क्वेश्चन उठता है यहां से कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज है अपने एग्रीकल्चर के अंदर। तो नंबर 1 है यहाँ पर बीटी कॉटन, बीटी कॉटन। नंबर 2 फ्लेवर सेवर टमाटर। बीटी कॉटन में क्या हुआ था, ध्यान रखिएगा, बैसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया से जीन को निकाल के, कौन सा, क्राई जीन, क्राई प्रोटीन को निकाल के फिर कॉटन के अंदर डाला गया और जो कॉटन बनाया गया उसी का क्या नाम रखा गया, बीटी कॉटन। नंबर 2 फ्लेवर सेवर टमाटर। जो सामान्य टमाटर होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, कारण यह है कि उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो एक एंजाइम से खराब हो जाती है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस एंजाइम। आई रिपीट, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस एंजाइम। इस एंजाइम से ये टमाटर जल्दी खराब हो जाते हैं। तो एक टेक्निक के द्वारा इस एंजाइम को कम किया गया, उस टेक्निक का नाम है एंटीसेंस आरएनए टेक्निक। इस टेक्निक से इस एंजाइम को कम करके फिर नए नए टमाटर बनाए गए, जिसका नाम रखा गया फ्लेवर सेवर टमाटर, जो कि 20-25 दिन 30 दिन उसका कुछ नहीं बिगड़ता, आराम से उसको अपन रख सकते हैं। ठीक है। तीसरा आता है यहाँ पर ट्रांसजेनिक मेज। जो नॉर्मल मेज होता है उसमें लाइसिन एमिनो एसिड कम होता है, तो लाइसिन एमिनो एसिड की मात्रा को बढ़ाया गया और जो मेज तैयार किया गया उसको ट्रांसजेनिक मेज कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये तैयार करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और आपको परेशान करेगा, नरबंधीय पौधों की प्राप्ति, मेल स्टाइल प्लांट कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया का नाम आएगा बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशंस। आई रिपीट, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशंस। उससे 2 जीन निकालते हैं अपन, बार्नेज और बारस्टार। इंपोर्टेंट पूछेगा आपसे कौन सा जीन काम लिया यहाँ पर, बार्नेज और बारस्टार। इन 2 एंजाइम को अपन, 2 जीन को अपन काम लेने वाले, और एक निब जीन का आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए, तो ये बायोटेक्नोलॉजी का पूरा पोर्शन हुआ। फिर इसका एक सेकंड पार्ट आता है पादप उत्तक संवर्धन, यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर। बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके से इसको समझेंगे। देखिए, प्लांट अपनी संख्या 2 प्रकार से बढ़ाता है। एक तो बढ़ाता है बीज के द्वारा, जिसको अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक परिवर्धन कहते हैं। दूसरा होता है बीज के अलावा किसी भी भाग से, चाहे उसका जड़ हो सकता है, तना हो सकती है, पत्ती हो सकती है, उससे अपन अगर उसको अपन उचित माध्यम प्रदान करके फिर नया प्लांट बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये प्लांट है अपने पास में, ठीक है, इस प्लांट का जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, तने के अंदर जो ये बर्ड्स निकल रही है वो हो सकता है, एपिकल मेरिस्टेम, इसकी जो ऊपर का जो मेरिस्टेम होता है उसको क्या कहते हैं अपन, एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, और हिंदी में क्या कह देंगे इसको, शीर्षक विभजोतक कह देंगे। ठीक है ना, तो इनका कोई भी प्लांट आपको लेना है, कोई भी छोटा सा पार्ट लेना है, उस छोटे से पार्ट को आपको न्यूट्रिएंट मीडियम पोषक माध्यम, ये वो न्यूट्रिएंट मीडियम है जो प्लांट की ग्रोथ करने के लिए नॉर्मली चाहिए होता है,
ठीक है, वो अपन यहाँ पर रखा हुआ है। इस टुकड़े को लेके आए, यहाँ रख दिया, यहाँ रखने के बाद यहाँ से नया प्लांट निकलेगा। इसी टेक्निक को अपन क्या कह रहे हैं, पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर कह रहे हैं। और जो आपने छोटा सा पार्ट लिया है उसको क्या कहा अपन ने, उसको आपने एक्स प्लांट कहा। क्या कहा, एक्स प्लांट। जो छोटे से पार्ट हैं हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कर्तोतक। ठीक है, एक्स प्लांट। छोटे से पार्ट से नया पूरा पूरा पौधा बनाना क्या कहलाता है, कर्तोतक, एक्स प्लांट कहलाता है। और यहां पर एक वर्ड आता है कैलस। कैलस क्या होता है कि क्या ये जो छोटा सा भाग है वो डायरेक्ट पौधा बना देगा, नहीं, ये छोटा सा पार्ट पहले क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, कोशिका विभाजन करेगा। और यहाँ पे जो कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन होता है वो अनियंत्रित तरीके से होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अनियंत्रित एवं अविभेदित कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं, है ना। द ग्रुप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इज कॉल्ड कैलस। ठीक है, फिर यहाँ पर एक वर्ड आता है प्रोटोप्लास्ट। क्या होता है कि भाई सेल वॉल नहीं होनी चाहिए, सेल वॉल के अलावा जो सेल रहेगी उसी को क्या कहते हैं अपन, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कल्चर है बेटा। इन कल्चर को अगर हम बात करें, पीटीसी के टाइप की बात करें, तो प्लांट का जो भी पार्ट आप लोगे उसका नाम दे दिया जाएगा। अगर आपने कोई सेल उठा के आपने मीडियम पे डाल दिया तो उसको अपन कौन सा कह देंगे, सेल कल्चर यानी कि कोशिका संवर्धन। अगर आपने कोई टिश्यू उठा के डाल दिया तो उसको क्या कह देंगे, टिश्यू कल्चर। अगर आपने यहाँ पर ये एपिकल मेरिस्टेम डाल दिया तो कौन सा कह देंगे, एपिकल मेरिस्टेम कल्चर। अगर मान लो जो बीज बन रहा है उस बीज में से भ्रूण को, एम्ब्रियो को निकाला तो कौन सा हो जाएगा, एम्ब्रियो कल्चर। जो जैसा कर रहे हो वो उसका वैसा नाम आ जाएगा। बस अब आपको क्या क्या ध्यान में रखना है कि ये किन किन वैज्ञानिकों ने दिया है, एम्ब्रियो कल्चर किसने दिया, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम कल्चर किसने दिया, अलग अलग कल्चर किसने दे रखे, उन वैज्ञानिकों के, उन साइंटिस्टों के नाम को आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से अपन ये पीटीसी पूरा सोल्व आउट करते हैं। डायग्राम अच्छे से याद करके जाएगा, जितने भी बायो के अंदर जितने भी डायग्राम है बेटा उसको बहुत अच्छे तरीके से करके जाइए। उनको 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपके डायग्राम से जरूर पूछता है वो, है ना। तो ये फ्री वोकैबुलरी नंबर है डायग्राम के, तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट आता है यहाँ पर पीटीसी का यूज क्या क्या है एग्रीकल्चर के अंदर। तो पीटीसी का यूज आपको पता ही है कि अपने को अगर वायरस फ्री प्लांट चाहिए तो कौन सा पार्ट लोगे, एपिकल मेरिस्टेम, ध्यान रखना। या क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे कोशिका विभाजन होता रहता है, सेल डिवीजन होता रहता है, तो यहाँ पर वायरस का अटैक नहीं हो पाता है। तो अगर आपको वायरस फ्री प्लांट चाहिए तो कौन सा पार्ट काम में लिया जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम। नंबर 2, अगर आपको हैप्लोइड प्लांट चाहिए, अगुणित पौधे, तो कौन सा कल्चर काम लेते हैं, पोलन कल्चर। ठीक है, फिर यहाँ पर एक वर्ड परेशान करेगा आपको, साइब्रिड क्या होता है। साइब्रिड देखिए बेटा, साइब्रिड में क्या होता है, अपन को 2 सेल लेनी है, 2 कोशिका, एक यू कह सकते हैं 2 प्रोटोप्लास्ट लेना है। एक प्रोटोप्लास्ट ये रहा जिसके अंदर न्यूक्लियस है, और एक प्रोटोप्लास्ट ये रहा जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, केंद्रक नहीं है। जब 2 प्रोटोप्लास्ट को अपन ऐड करते हैं, पर कंडीशन अप्लाई है, एक में न्यूक्लियस होना चाहिए, एक में न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए। तब ऐसे अपन ऐड करते हैं तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है बेटा, साइब्रिड कहलाती है। इसको अपन क्या कहते हैं, साइब्रिड कंडीशन कहते हैं। यहां पर एक वर्ड आपको और आएगा, सोमा क्लोन वेरिएशन। यहाँ पर 2-3 वेरायटी के नाम दे रखे हैं, उनको अच्छे से याद करके जाना। पूसा जय किसान सरसों की वेरायटी है, सिग्मा जेरेनियम की वेरायटी है, स्कारलेट रेड शकरकंद की स्वीट पोटैटो की वेरायटी है, इनको अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, इसको अपन ने शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर इसको रिवाइज किया, इंपोर्टेंट बातें करी है, इसको आप अच्छे से आप समझेंगे। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर इसमें और अगर आपको आवश्यकता है कि सर इसको और अच्छे से समझाया जाए तो आप वो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि अपन और अच्छे से इसको डिटेल में चलेंगे। ये वीडियो उनके लिए जिनकी साल भर तैयारी बहुत शानदार रही हुई है, और ये आपको बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे।